So hello students, तो कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing fine. My name is Amit and today we are going to start with the chapter named Effect of Electric Current. Okay. तो इस चैप्टर को हम लोगों ने बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. दैट इज फर्स्ट वन इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, देन सेकंड वन इज एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड द थर्ड वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड उसी का एप्लीकेशंस मतलब एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, तो हम लोग जंप करते हैं टू द फर्स्ट थिंग दैट इज फर्स्ट टॉपिक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ओके, सो व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? ये हम लोग को किस बारे में बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग को बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कितना हीट प्रोड्यूस होता है. ऑफ कोर्स तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, कोई भी तुम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारा मोबाइल, पीसी, ओके, और एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ओके, इवन द बल्ब, ओके, एवरीथिंग प्रोड्यूसेस द हीट, राइट? व्हेन यू यूज इट फॉर द लॉन्ग टाइम दे प्रोड्यूसेस हीट, करेक्ट? सो ऑफ कोर्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम लोग को ये बताता है कि ये जो हीटिंग है ये कितनी होती है. ओके, हीटिंग कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है? ओके, जैसे कि वोल्टेज, करंट, टाइम. ऑफ कोर्स टाइम के साथ भी ये डिपेंडेंट है क्योंकि जितने टाइम के लिए तुम लोग अप्लायंस यूज करते हो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, राइट? सो ये कैसे डिपेंडेंट है उन सारी चीजों के ऊपर, इसके बारे में हम लोग को जूल्स लॉ बताता है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट वर्क डन. ओके, ऑफ कोर्स जब भी कोई बैटरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करती है तो वो बैटरी कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी स्पेंड करके वर्क करती है, राइट? सो ऑफ कोर्स देयर इज सम इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन का हम लोगों ने फार्मूला पहले भी 9th स्टैंडर्ड में देखा था कि इट वाज W = V * Q, where W was the work done, right? and V था अपना वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, and Q था अपना चार्ज जिसका SI यूनिट है कूलम, राइट? अब ये जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट द एनर्जी स्पेंड बाय द बैटरी, मतलब जो भी वर्क कर रही है बैटरी उतनी ही एनर्जी स्पेंड कर रही है. तो सिंपल एनर्जी और वर्क यहाँ पर सेम ही थिंग होगी. तो मैं एनर्जी के लिए भी सेम फार्मूला लिख सकता हूँ दैट इज E = V * Q, राइट? देन आगे बढ़ते हैं, जहां पर भी वर्क, ओके, वर्क का और हीटिंग का ये सारा फार्मूला आ जाता है या फिर ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, वहां पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज पावर. ओके, तो पावर क्या चीज है? अब तक हम लोगों ने जो डेफिनेशंस पढ़ी है पावर की उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये कहते हैं कि पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग द वर्क और द रेट एट व्हिच वर्क इज डन. बट इलेक्ट्रिकल इसमें भी सेम थिंग डेफिनेशन अप्लाई होता है. ओके, सेम डेफिनेशन अप्लाई होता है. कैसे? पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, हम लोग सेम फार्मूला लिखेंगे, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क है सो सिंपल यहाँ पर हम लोग एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं उसको, राइट? क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम थिंग है तो मैंने वर्क को हटा के यहाँ पर एनर्जी पुट कर दिया. सो नया पावर का फॉर्मूला बन गया P = E/T. बट हम लोगों ने देखा है कि E का जो फॉर्मूला है दैट इज V * Q, राइट? तो मैं E के फॉर्मूला के जगह पर V * Q पुट कर सकता हूं, करेक्ट? सो आगे बढ़ते हैं. अब V * Q/T, तो अब इस Q/T वाले टर्म के ऊपर ध्यान दो अच्छे से. ये वाला Q/T तुम लोगों ने पहले कभी ना कहीं पढ़ा हुआ है, राइट? सो करंट का जो डेफिनेशन था, ओके, करंट का डेफिनेशन क्या था कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? तो उसके हिसाब, उसके डेफिनेशन के हिसाब से हमारा फार्मूला बनता था करंट का I = Q/T, राइट? सो I = Q/T. अगर मैं यहाँ के Q/T को हटा के उसके जगह पर I डालता हूँ, ओके, या फिर मैं Q/T को I से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे पावर का फार्मूला मिलता है P = V * I. और सिंपली, ओके, सिंपली याद रखने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि P = VI. ओके, तो सिंपल पावर का ये एक फार्मूला बना. तो पावर का हम लोगों ने फार्मूला रखा पावर = V * I, where V was voltage and I was current. ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हीट की तरफ. तो हीट को समझने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बल्ब का एग्जांपल. ओके, तो बल्ब का एक्चुअल पर्पस क्या है कि लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करना है. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है. बट साथ ही साथ तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि बल्ब हीट भी प्रोड्यूस करता है. ओके, सो जो भी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंप्लीट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो थोड़ी बहुत वेस्ट होती है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में, राइट? तो अब ये हीट एनर्जी कितनी होती है, ओके, और वे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ये हम लोग को देखना है. फर्स्ट थिंग ये बताना चाहूंगा कि जहां पर भी रेजिस्टेंस है, ओके, जिस भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में रेजिस्टेंस है उसके अंदर बिल्कुल हीट प्रोड्यूस होगा. ओके,
So resistance is the main reason of the heat producing the heat. Okay. So let's see. अब मतलब क्या हुआ कि जो भी एनर्जी है वही कन्वर्ट हो रही है हीट में, राइट? सो आई कैन से दैट whatever the energy spent to produce the heat is equal to the heat. तो समझो कि 10 जूल का एनर्जी खर्च हुआ हीट प्रोड्यूस करने में, तो उतना ही 10 जूल का हीट प्रोड्यूस होगा. तो एट द एंड मैं ये कह सकता हूँ कि हीट और एनर्जी भी एक दूसरे के साथ इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब एनर्जी इज इक्वल्स टू हीट. तो हम लोगों ने पहले फॉर्मूला देखा था कि पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाय टाइम, राइट? सो यहाँ पे जो E है उसको हटा के हम लोग पुट कर सकते हैं H, करेक्ट? तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा पावर P इज इक्वल्स टू H बाय T. अगर मैं इस T को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लेके जाऊँ P के पास, तो ये T चला जाएगा यहाँ पर और मुझे H इज इक्वल्स टू P इंटू T मिलेगा. ओके, तो मुझे फॉर्मूला नया फॉर्मूला मिल गया हीट का, दैट इज H इज इक्वल्स टू P इंटू T. एंड देन हम लोगों ने पहले भी पावर का फॉर्मूला डिराइव करके रखा हुआ है, राइट? दैट इज V इंटू I. तो अगर मैं V इंटू I यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो P के जगह पर V इंटू I सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल्स टू VIT. ओके, सिंपल से याद रख लो, H इज इक्वल्स टू VIT. ओके, अब ये V क्या है? वोल्टेज, I इज करंट एंड T इज टाइम. ओके, अब तुम लोगों ने और भी फॉर्मूलाज देखे होंगे हीट के कि I² RT वगैरह वगैरह, बट इतने सारे फॉर्मूलाज रखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, द रीजन इज दैट क्योंकि सारे फॉर्मूलाज एक्चुअली एक दूसरे से इंटरकन्वर्टिबल होते हैं. समझो कि तुम्हें कोई एक न्यूमेरिकल आ गया जिसमें बोल दिया कि हीट निकालो कितना है, तुम्हें दे दिया वोल्टेज पता है, ओके, तुम्हें दे दिया वोल्टेज, दे दिया करंट, दे दिया, ओके, एंड टाइम नहीं दिया फॉर एग्जांपल, ओके, और चार्ज दे दिया कि कितना है. ओके, तो तुम्हें चार्ज पता है, करंट पता है, क्यों ना तुम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, I इज इक्वल्स टू Q बाई T. ओके, अगर तुम लोग I इज इक्वल्स टू Q बाई T वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो सिंपल यहाँ से तुम लोग टाइम निकाल सकते हो, राइट? सो T निकाला तुम लोगों ने यहाँ से, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज करता हूँ, तो Q बाय I बनेगा. ओके, T इज इक्वल्स टू Q बाय I बनेगा. सिंपल, यहाँ से मुझे टाइम मिल जाएगा. एक बार मुझे टाइम मिल गया तो मुझे वोल्टेज तो दिया गया था न्यूमेरिकल में, राइट? एंड करंट का वैल्यू भी दिया गया था. सो सिंपल, एक बार यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल के हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया तो मुझे हीट भी मिल जाएगा. तो सारे फॉर्मूलाज रटने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, बुक्स में बहुत सारे बुक्स में मल्टीपल फॉर्मूलाज दिए गए हैं, तो नो नीड टू रिफर टू देम. कोई भी एक ही फॉर्मूला याद रख लो, जैसे कि पावर का ये है, तुम्हारी बुक में और भी है V² बाय R, ओके, I² R, ये सारी चीजें भी है, ये सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं पावर के. बट मैं बोलूंगा कि एक ही फॉर्मूला याद रखो, P इज इक्वल्स टू V इंटू I. और ओम्स का तो तुम्हें पता ही है, ओम्स का इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR, करेक्ट? ओम्स का इज V इज इक्वल्स टू IR. तो अब इसी V को हटा के यहाँ पर IR पुट कर दो, देखो फॉर्मूला बन जाता है पावर P इज इक्वल्स टू, ओके, P इज इक्वल्स टू I² R. बन गया. और अगर मैं समझो V को हटा सकता हूँ तो I को भी तो हटा सकता हूँ वहां से. I को हटा के अगर मैंने I इज इक्वल्स टू V बाय R होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, अगर ये वाली वैल्यू उठा के मैंने पावर के फॉर्मूला में पुट कर दिया, पावर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फिर? V² बाय R, करेक्ट? सो कोई सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. ओके, तुम्हारी बुक्स में ये फॉर्मूला भी दिया है, ये फॉर्मूला भी दिया है, बट मैं कहूंगा खाली ये वाला फॉर्मूला याद रख लो. सिंपल. एंड लेट्स मूव टू द SI यूनिट्स नाउ. एंड इन सारे सिंबल्स का मतलब क्या है वो सब हम लोग एक बार अच्छे से लिस्ट कर लेते हैं. कि तुम लोग को कोई ज्यादा फॉर्मूलाज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज तुम लोगों ने याद रख लिए, तो दैट इज इनफ. ओके, सो उसके ऊपर मैं चलो एक एग्जांपल तुम लोग को बता देता हूँ कि वो किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी ज्यादा फॉर्मूलाज याद रखे हुए. ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग को एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पर तुम लोग का रेजिस्टेंस दिया है 150, ओके, 150 ओम्स, एंड करंट दिया है 2 एम्पियर और बोला गया है कि पावर फाइंड आउट करो. अब तुम लोगों ने पावर का वो वाला फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट? तुम लोगों ने तो पावर का, जैसे मैंने बताया कि पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I, ओके, ये एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, राइट? सो अब तुम लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? तुम लोग को तो वोल्टेज पता नहीं है, खाली करंट पता है, बट हम लोग को ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला पता है ना कि V इज इक्वल्स टू IR. तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनाता हूँ. ओके, सो देखो सॉल्यूशन. नाउ V इज इक्वल्स टू IR, राइट?
हम लोग को R दिया है, I दिया हुआ है, सिंपल। तो क्या हम लोग वैल्यूज पुट करके निकालते हैं वोल्टेज कितना है। ओके, एक बार वोल्टेज मिल गया तो मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगा, सिंपल पावर मिल जाएगा, राइट। सो देखो I मुझे दिया है 2 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस दिया है 150 ओम, करेक्ट। सो 2 एम्पियर का करंट इनटू 150 ओम का रेजिस्टेंस, तो दैट बिकम्स 300। ओके, तो सो हम लोग को वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा 300 वोल्ट्स। ओके, अब एक बार वोल्टेज का वैल्यू मिल गया तो सिंपली हम लोग P इज इक्वल टू V इंटू आई के फॉर्मूला में पुट करके पावर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो सिंपल P इज इक्वल टू V इंटू आई, राइट, वोल्टेज इंटू करंट। सो वोल्टेज इज 300, ओके, एंड करंट हम लोग को ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 2 एम्पियर। ओके, तो हम लोग को पावर मिलेगा टोटल 600 वैट्स। ओके, सो 600 वैट्स का हम लोग को टोटल पावर मिलेगा, राइट, एंड दैट्स इट। सो इस तरह से तुम लोग कोई भी अगर फॉर्मूला पता नहीं है, ओके, कोई भी ज्यादा फॉर्मूलाज रटने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सिंपल जैसे कि V इंटू आई वाला और सिंपल ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला याद रख दिया तो दैट्स इनफ फॉर दैट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I hope you like this video, and please go and follow us on our Instagram handle and social media handles, and stay tuned for the next topic, that is applications of the heating effect of electric current.